हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंड ए नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैग्मेटिज्म। दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं वीडियो शुरू करने से पहले कि हम पेपर 1 के वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट और सेकंड, और अब हम 4th यूनिट पढ़ रहे हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल एस सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको पेपर 1 के अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और पेपर 2 के वीडियोस आपको मिल जाएंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में। वहाँ पे आपको पेपर 2 के अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने पेपर 1 के यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं, और यूनिट 2 के भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के 2 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। वो भी आपको जेके सेट एल एस सेट के नाम पे जो लिस्ट है वहाँ पे वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैंने उन 2 यूनिट्स के पीडीएफ भी सेंड किए हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए और वो पीडीएफ नोट्स भी देख लीजिए। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रैग्मेटिज्म जो है इसका प्रपोनेंट कौन है, किसने ये टर्म या किसने ये फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ये क्वेश्चन में आ चुका है। प्रैग्मेटिज्म का जो प्रपोनेंट है वो है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। उसने 1878 में इसको इंट्रोड्यूस किया है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद इस फिलॉसफी को और ज़्यादा प्रैक्टिकल शेप दी और सॉलिड बेस यानी इसको और ज़्यादा मजबूत किया, इस पर और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, वो है विलियम जेम्स। याद रखिए, इंट्रोड्यूस किया था चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है उसके बाद विलियम जेम्स ने। और उसके बाद विलियम जेम्स के बाद इसको और ज़्यादा नई शेप दी है, और ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया है, और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इस पर, वो है जॉन डिवे। ये 3 नाम आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनको कंफ्यूज मत करना। ये अच्छे से याद रखना कि इंट्रोड्यूस किसने किया है, और उसके बाद इसको सॉलिड शेप किसने दिया है, ये भी याद रखिए, और उसके बाद इसको किसने रिफाइन किया है ये भी याद रखिए, यानी और ज़्यादा इसको हाईलाइट किसने किया है, वो है जॉन डिवे। तो अब हम जानेंगे यहाँ पर कि वर्ड जो प्रैग्मेटिज्म है इसका मतलब क्या है, ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है। ये भी आप याद रखिए कि ये जो वर्ड प्रैग्मेटिज्म है ये ग्रीक वर्ड जो कि प्रैग्मा है उससे डिराइव हुआ है। प्रैग्मा का मतलब है एक्शन। याद रखिए, ग्रीक वर्ड प्रैग्मा जिसका मतलब है एक्शन, और एक और वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड ही है प्रैग्माटिकॉस, उससे भी ये निकला है, और उस प्रैग्मेटिकॉस का मतलब है प्रैक्टिकेबिलिटी या यूटिलिटी, ये दोनों इसी के माने हैं। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो वर्ड प्रैग्मेटिज्म है ये 2 वर्ड्स ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है प्रैग्मा जिसका मतलब है एक्शन, दूसरा है प्रैग्मेटिक जिसका मान्य है प्रैक्टिकेबिलिटी और यूटिलिटी। तो इस वर्ड से हमको पता चलता है कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है इसका मतलब क्या हो सकता है, ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, कि वर्ड से हमको पता चलता है। तो इस फिलॉसफी का बेस्ड एम क्या है, ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन एक्शन, क्योंकि वर्ड का मतलब ही है एक्शन, तो ये बेस्ड है ऑन एक्शन। एक्शन का मतलब एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है ये। यानी हम कह सकते हैं कि इस फिलॉसफी में कहा जाता है कि वही चीज़ रियल है जो कि एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो, जो कि एक्शन पर बेस्ड हो, या जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी। यानी जिस काम की कोई यूटिलिटी होगी, जिस चीज़ की कोई यूटिलिटी होगी, उसी चीज़ को ये रियल मानते हैं, उसी चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं, उसी चीज़ को ये सही मानते हैं। और अगर कोई चीज़ जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, जिसका कोई काम नहीं दिख रहा है, और जिसका कोई एक्शन नहीं है, या जिसका कोई एक्सपेरिमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको ये रियल नहीं मानते हैं। इस फिलॉसफी में आपको ये याद रखना है कि इस फिलॉसफी में ये जो भी चीज़ होती है उसको पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट पर उसको ये जांचते हैं, और जिसको ये
एक्सपेरिमेंट यानी जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ हो जाए, यानी एक्सपेरिमेंट करके जो भी रिजल्ट आता है तो उसी के बिना पर ये देखते हैं कि क्या ये रियल है या नहीं है। तो हर एक चीज़ को ये पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं। तो जब ये हर एक चीज़ पर पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ से जो रिज़ल्ट आता है उसी के बिना पर वो उसके बारे में फिर डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इस लिहाज से इसका एक और नाम भी है, वो आप याद रखिए, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो याद रखिए, जो प्रैग्मेटिज्म है उसी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटलिज्म, क्योंकि इस फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है एक्सपेरिमेंट पर, यानी हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट में साबित हो जाए, एक्सपेरिमेंट में वो प्रूव हो जाए, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो इस लिहाज से इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं। याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी इज आल्सो नोन एज, फिर वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा एक्सपेरिमेंटलिज्म, और भी तीन ऑप्शन आएंगे तो आपको टिक करना है। इसलिए अपने नोट्स में अभी से ये लिख कर रख दीजिए कि प्रैग्मेटिज्म को ही हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटलिज्म। और उसके बाद ये देखते हैं कि ये जो चीज़ है क्या इसकी क्या यूज़फुल है। अभी हमने कहा कि यूटिलिटी देखते हैं, ये देखते हैं एक इंडिविजुअल या एक सोसाइटी के लिए उस कॉन्सेप्ट का, उस चीज़ का क्या यूटिलिटी है, कितना वो यूज़फुल है एक इंडिविजुअल के लिए या एक सोसाइटी के लिए। वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ कितना यूज़ है एक सोसाइटी के लिए, और उस हिसाब से वो उसको एक्सेप्ट फिर करेंगे। अगर वो चीज़ यूज़फुल नहीं है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जब ये उसको यूटिलिटी देखते हैं, उसके फ़ायदे देखते हैं, तो इस लिहाज से इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। याद रखिए दोनों नाम। प्रैग्मेटिज्म को हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, एक्सपेरिमेंटलिज्म। क्यों एक्सपेरिमेंटलिज्म इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो हो गया एक्सपेरिमेंटलिज्म। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको देखा जाता है कि वो कितना यूज़फुल है एक इंडिविजुअल के लिए या एक सोसाइटी के लिए, यानी उसके फ़ायदे और नुकसान देखा जाता है। तो उसके हिसाब से इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म। तो याद रखिए, ये दो चीज़ें, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद इस प्रैग्मेटिज्म के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, ये भी हमको देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इसका है वो है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में वो सारे आइडियाज़, वो सारे कॉन्सेप्ट्स वो एक्सेप्ट करते हैं या उनको ये मानते हैं ट्रू है, जो सेटिस्फाई करते हैं या पूरी करते हैं नीड्स, एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स, एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं, या हम कहेंगे कि ह्यूमन वेलफेयर पर जिसका बेस होता है, ह्यूमन वेलफेयर देखा जाता है, उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कोई चीज़ लगता है कि वो ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड नहीं है, यानी वो ह्यूमन को कोई फ़ायदा नहीं दे सकता है, उनको कोई उससे फ़ायदा नहीं है, उनकी नीड्स पूरी नहीं हो जाएंगी, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको ट्रू नहीं माना जाता है। सिर्फ वही चीज़ें ट्रू मानी जाती हैं, सिर्फ उनको एक्सेप्ट किया जाता है जो कि ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड होती हैं, जो कि ह्यूमन की नीड्स को पूरी करते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाती है। तो यह है कॉन्सेप्ट ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। अब जो दूसरा है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म भी एक पार्ट है प्रैग्मेटिज्म का। अब एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें वो कहते हैं कि ओनली दोज आइडियाज़ आर ट्रू, सिर्फ वही ट्रू है विच कैन बी वेरीफाइड, जिनको हम प्रूव कर सकते हैं, जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं, एंड प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटर्स। यहाँ देखिए, तो वही चीज़ें सही है, उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हीं को ट्रू माना जाता है, जिनको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव किया जा सकता है, जिनको वेरीफाई किया जा सकता है। अगर किसी को वेरीफाई नहीं किया गया, किसी को प्रूव नहीं किया गया, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो ट्रू नहीं माना जाएगा। तो उसके बिना पर यहाँ पर ये फ़ायदे नहीं देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ को फ़ायदा है या नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ
देखते हैं कि क्या ये प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बायोलॉजिकल, या बायोलॉजिकल का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल प्रैग्मेटिज्म। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म आप कहेंगे या आप इंस्ट्रूमेंटल प्रैग्मेटिज्म इसको कहेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस फिलॉसफी में वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर एक पावर होती है या कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी या पावर ये एक ही चीज़ है, यानी हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, पावर या कैपेसिटी। और इसी पावर या कैपेसिटी की बिना पर वो एडजस्ट होता है अपने सोसाइटी में, या हम कहेंगे कि वो अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए जो कोशिश करता है वो उसी पावर या कैपेसिटी के बिना पर वो करता है। और हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बीइंग्स यही चाहता है कि किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए, इसके लिए वो पावर अप्लाई करता है। और इस फिलासफी का कहना यही है कि यही पावर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे वैल्यूएबल चीज़ है एक इंसान के लिए, कि जिस ह्यूमन बींग्स के अंदर जितना कैपेसिटी होगी, जितना पावर होगा, उतना ही उसकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, उतना ही वो सेफ है अपने एनवायरनमेंट में। अगर किसी के पास ये पावर या कैपेसिटी नहीं है तो उसका जो सोसाइटी में रहना है, या वो अपने सोसाइटी में सही से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस फिलासफी के लिहाज से ह्यूमन पावर या ह्यूमन कैपेसिटी मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ मानी जाती है, या हम कहेंगे कि मोस्ट ट्रू थिंग जिसको ये कहते हैं कि सही सबसे ट्रू जो थिंग है वो है ह्यूमन पावर और ह्यूमन कैपेसिटी। बाकी जो ये सारी चीज़ें, इनका कोई मायने नहीं है, यानी सिर्फ अपने कैपेसिटी के बिना पर, अपने ही पावर के बिना पर इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को ट्रू कर सकता है, किसी को चीज़ को अपना सकता है, किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है। तो यह है मेन थीम या मेन बेसिक एम ऑफ इस बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। तो अब इस ये जो हम वेस्टर्न फिलासफी पढ़ रहे हैं, इनका हमें पढ़ना है कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। अब तक जो भी वेस्टर्न फिलासफी हमने पढ़ी है, हमने सिर्फ वेस्टर्न फिलासफी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन हमने किसी को भी नहीं पढ़ा है। वो हम जब हम ये कंप्लीट करेंगे, अभी हमें एक और टॉपिक है, वो है मार्क्सिज्म, और उसके बाद है एग्जिस्टेंशलिज्म। ये दो कॉन्सेप्ट और हैं। इनको ख़त्म करने के बाद हम इन हर एक वेस्टर्न फिलासफी की कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।